माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेल, आप सब स्टूडेंट्स की काफी टाइम से मेरे पास ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं इंग्लिश को लेकर कुछ वीडियोस बनाऊं, बट मैंने कभी कोशिश नहीं की थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास ना कोई वेल इक्विप्ड स्टूडियो है, ना स्मार्ट बोर्ड है, कौन देखेगा मेरे वीडियोस को, कैसे चल पाएंगे। लेकिन मैं गलत थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे एनकरेज किया काफी और बोला कि आपके काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें सच में आपके वीडियोस से बहुत बेनिफिट मिलेगा, जो शायद इंतजार कर रहे होंगे कि आप अपना एक ऑनलाइन यूट्यूब सेशन स्टार्ट करो। तो मुझे ये बात समझ में आई, मुझे लगा सच में हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हों जिनको मेरी जरूरत हो। और तभी मेरे दिमाग में एक और बात आई कि स्कूल टाइम में मेरे हेडमास्टर ने हमसे एक बात कही थी कि बेटा, शिक्षा को लेने और देने की प्रक्रिया में पैसा और गरीबी कभी बीच में नहीं आता। बस मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। शिक्षा को लेनी हो चाहे देनी हो, दो ही लोगों की जरूरत होती है, एक अध्यापक और एक विद्यार्थी, और दोनों ही यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो बस वही मैंने शुरुआत कर दी अपने ही घर में एक छोटे से रूम में इस व्हाइट बोर्ड को लगाकर। और आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिए अब मुझे, ताकि मैं इस YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए तब तक बनी रहूं जब तक मैं इंग्लिश की आप सब लोगों से दोस्ती ना करवा दूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ पढ़ने वाले नहीं है, मैं आपको बता दूं। आज हम सिर्फ थोड़ी सी बात करेंगे अंग्रेजी भाषा को लेकर। क्या है इंग्लिश, किस तरह के चैलेंजेस एक स्टूडेंट को फेस करने पड़ते हैं, उन सब चीजों के बारे में मैं आपसे थोड़ी देर बात करना चाहूंगी। ठीक है, देखिए मेरा जो 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जितने भी मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, इन 10 सालों में मैंने जो चीज ऑब्जर्व की है स्टूडेंट के माइंड को जहां तक पढ़ा है, मुझे लगता है कि ये 5 टाइप्स के चैलेंजेस एक विद्यार्थी के सामने आते हैं। जो मुझे लगा, मैंने इनको पॉइंट्स में भी डिवाइड किया है ताकि मैं आप लोगों से अच्छे से इस बारे में बात कर पाऊं। तो जिसमें से पहला जो चैलेंज है वो ग्रामर। देखिए, ग्रामर नॉट ओनली इन इंग्लिश बल्कि सभी लैंग्वेजेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप सबको पता है ग्रामर इसलिए इंपॉर्टेंट होती है किसी भी भाषा में क्योंकि ये रीडर को भाषा को समझने में बहुत मदद करती है। ठीक है ना। अगर हमें ग्रामर का सही यूज करना आ जाता है तो हम अपने रीडर तक किसी भी बात को, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक बहुत ही स्ट्रक्चरल वे में पहुंचा सकते हैं और बहुत ही प्रिसाइज मीनिंग लिए हुए वो सेंटेंस हो सकता है। मतलब बहुत ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर्ड होगा, बहुत लंबा सेंटेंस नहीं होगा, बशर्ते आपको ग्रामर का सही यूज करना आ सके आए। ठीक है, तो ग्रामर का अगर सही ज्ञान हमें होता है तो ग्रामर हमारी लैंग्वेज में से एरर को एलिमिनेट कर देती है और उसके बाद एक बहुत ही क्लियर, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा कम्युनिकेशन निकलकर सामने आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये है ग्रामर। ग्रामर को हम पढ़ने वाले हैं आगे हमारे काफी सेशंस में, और बेसिक जो है इसका यहाँ से स्टार्ट होता ही, आप सबको पता है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है सबसे पहले हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे अपने अगले वीडियो में, और पार्ट्स ऑफ स्पीच की सारी डीपली नॉलेज हम इस तरह के सेशंस में लेने वाले हैं। ठीक है, तो ग्रामर को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हम। एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो स्टूडेंट के सामने आता है इंग्लिश लैंग्वेज को समझने में। ठीक है, तो इस पर हम बात करेंगे आगे। नेक्स्ट जो चैलेंज है वो है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मीन्स वर्ड पावर, शब्दों का ज्ञान। ठीक है, अब हमने ग्रामर पढ़ ली, लेकिन जब हम कुछ भी चीज लिखना या बोलना शुरू करते हैं तो ग्रामर के बाद सेकंड चैलेंज हमारे सामने क्या आता है कि जिस चीज को हम कन्वे करना चाह रहे हैं, जो चीज लिखना और बोलना चाह रहे हैं, उस चीज को डिनोट करने के लिए क्या हमारे पास अप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट में अप्रोप्रिएट वर्ड है। हमें उस वक्त वो शब्द दिमाग में हमारे आएगा या नहीं आएगा, ताकि हम अच्छे से अपनी चीज को कन्वे कर पाए। ठीक है, हमारा जो बेसिक जो पर्पस है लैंग्वेज का वो क्या है, कम्युनिकेशन। और हमारा कम्युनिकेशन फुलफिल कब हो पाएगा, जब मैं अपनी बात को उसी रूप में बेहतर तरीके से सामने वाले तक पहुंचा सकूं। ठीक है, तो वोकैबुलरी जो है, क्या क्या आता है इसमें आप देखें। वोकैबुलरी में आता है आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, idioms, phrases, proverbs। इस तरह की काफी सारी चीजें जो है वो वोकैबुलरी में इंक्लूड करते हैं हम। आप सबको जानकारी होगी इस बारे में। सिनोनिम्स पर्यायवाची, एंटोनिम्स विलोम शब्द, वन वर्ड्स अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इडियम्स मुहावरे, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स लोकोक्ति और कहावतें। ठीक है, तो बेसिकली इन सब का यूज करके हम अपनी लैंग्वेज को और ज्यादा ब्यूटीफुल और इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है ना, यू कैन यूज इडियम्स, प्रोवर्ब्स, फ्रेजेस इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सिंगल वर्ड।
टू डिनोट समथिंग। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, अगर मुझे ये कहना हो कि आई लव माई कजिन वेरी मच, इसी चीज को आप एक बहुत अच्छा इडियम यूज करके भी शो कर सकते हैं कि माई कजिन इज एन एप्पल ऑफ माई आई, कि वो मेरी आंखों का तारा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज को इफेक्टिव बना सकते हो, सुंदर बना सकते हो, ब्यूटीफुल बना सकते हो। ठीक है, बेसिकली अ रोबस्ट वोकैबुलरी improves all areas of communication। ठीक है, एंड दीज एरियाज इंक्लूड आपका लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग। ये 4 एरियाज कवर करता है कोई भी कम्युनिकेशन, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। ठीक है, एक अच्छा वोकैबुलरी अगर आपके पास है, अच्छे शब्दों का ज्ञान अगर आपके पास है, तो आपको कुछ 2-3 तरीके के बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट बेनिफिट उसमें मैं आपका लूंगी, इट इंप्रूव्स योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मीन्स आप किसी चीज को पढ़ के कितना समझ पा रहे हो। जैसे हम हिंदी हार्टलैंड्स हैं, अगर आज हमें हिंदी भाषा में लिखा हुआ कोई भी पैराग्राफ, कोई कहानी, कोई कविता, कोई बुक मिल जाए, हम उसको फटाफट पढ़ लेंगे और उसे पढ़ते पढ़ते समझ लेंगे। वो माइंड में अपने आप जाता जाएगा कि क्या बोलना चाह रहा है पैराग्राफ, है ना। वहीं अगर आपको इंग्लिश में लिखा हुआ पैराग्राफ दे दिया जाए, किसी न्यूज़पेपर का, किसी बुक का, तो 1 घंटा तो पहले उसको देखेंगे बैठ के, क्या है ये, है ना, और फिर सिर खुजाएंगे पढ़ूं कैसे इसको। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है पढ़ना ही है, तो आप जैसी फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे वहीं अटक जाएंगे, इस शब्द का मतलब क्या होता है। कुछ स्टूडेंट्स तो उसको वहीं छोड़ देंगे, नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि जोर पड़ रहा है दिमाग पे, मुझे नहीं आता इस शब्द का मतलब, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू करने के लिए उस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, और उस वर्ड के मीनिंग को जानने के लिए क्या करेंगे, डिक्शनरी लेके बैठेंगे। इस पूरी प्रोसेस में एक छोटे से पैराग्राफ को पढ़ने में 1 से 1.5 घंटा लगता है, और 1 से 1.5 घंटा जब किसी चीज को करने में लगता है तो इट बिकम्स मोनोटोनस डे बाय डे, है ना। तो हम उस चीज से दूर भागने लग जाते हैं। लेकिन वहीं आप देखिए कि अगर हमारा वोकैबुलरी अच्छा है, तो जितना फ्लो में हिंदी हमें समझ में आती है ना पढ़ते पढ़ते, उतने ही फ्लो में इंग्लिश भी हमें समझ में आने लगेगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप पढ़ेंगे उसका मीनिंग ऑटोमेटिकली आप समझते जाएंगे, और वो पैराग्राफ कब पढ़ के खत्म हो जाएगा पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम पूरा इस वोकैबुलरी में भी अच्छा काम करेंगे थ्रू गुड क्विजेस, प्रैक्टिस सेट्स, एक्सरसाइजेस और लॉट मोर थिंग्स। ठीक है, थर्ड जो मेरे हिसाब से चैलेंज आता है एक स्टूडेंट को, वो आता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब वाक्य की संरचना कैसी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप अपना सेंटेंस किसी भी तरीके से बना के और लिख देंगे, बोल देंगे कि स्कूल एवरीडे गोज टू टॉम। दिस इज नॉट अ गुड स्ट्रक्चर, दिस इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस। हाँ, आप कह सकते हैं जॉन गोज टू स्कूल एवरीडे, दिस इज अ करेक्ट स्ट्रक्चर। इट मींस एक सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है, इट इज अ वे थ्रू विच अ सेंटेंस इज अरेंज्ड ग्रामेटिकली, कि कहाँ आपको सब्जेक्ट रखना है, कहाँ वर्ब रखना है, कहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, कहाँ कॉम्प्लीमेंट आएगा, कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। तो एक सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है, इफ यू नो grammar correctly, if you know how to use correct grammar, you are able to know where a noun, pronoun, adjective, articles, verbs are put in a sentence। उनकी करेक्ट जगह आपको पता लगने लग जाएगी। ठीक है, तो मतलब इन 2 चीजों से काम नहीं चलेगा, आपको सेंटेंस की संरचना, उसकी बनावट भी आनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी तो पता होना चाहिए कि जब आप बोल रहे हो, लिख रहे हो, आप सेंटेंस का कौन सा टाइप यूज करोगे, इंपेरेटिव करोगे, ऑब्जेक्टिव करोगे, इंट्रोगेटिव करोगे, असर्टिव करोगे, कौन सा करोगे। तो हर प्रकार के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर भी अलग होता है। ठीक है ना, और आप सबको पता है, a sentence begins with a capital letter and ends either in a full stop, exclamation mark or a question mark if it is a question। ठीक है, बहुत बार देखा होगा ना आपने कि कुछ लोग एक सेंटेंस को शॉर्ट एंड स्वीट बना देते हैं और बहुत इंप्रेसिव लगता है, और उसी बात को और एक दूसरा स्टूडेंट लिखेगा बहुत लंबा चौड़ा, बड़ा सा लंबा सेंटेंस, तो इट बिकम्स अ लिटिल मोनोटोनस, मतलब बोरिंग सा हो जाता है। ठीक है ना, तो अगर आपको ग्रामर का, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का, वोकैबुलरी का बहुत अच्छा ज्ञान हो जाता है, तो आप शॉर्ट एंड स्वीट सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देते हो, जो कि प्रिसाइसली कम्युनिकेशन जो है वो आपका फ्लो में रहता है। ठीक है, छोटे सेंटेंस और अच्छे सेंटेंस। नेक्स्ट जो चैलेंज आता है मेरे अकॉर्डिंग वो आता है वेरिएशन इन इंग्लिश। सबसे पहले वेरिएशन को समझे, होता क्या है वेरिएशन। वेरिएशन को साधारण भाषा में कहूं तो भिन्नता। ठीक है, एंड यस, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ वेरिएशंस। इंग्लिश में एक शब्द के कई सारे मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, और वही एक स्टूडेंट घबरा जाता है कि अरे मैंने तो यहाँ पे ये वाला वर्ड यूज किया था, यहाँ तो दूसरा वर्ड यूज हो रहा है इसी चीज, सेम चीज को शो करने के लिए। ठीक है, तो वेरिएशन बेसिकली इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक इन इंग्लिश लैंग्वेज। स्पीकर्स में
may vary, pronunciations, word choices, morphology, different structures showing the same thing. एक ही चीज को शो करने के लिए अलग प्रकार के शब्दों का, स्ट्रक्चर्स का यूज कर सकते हैं आप, डिनोटिंग द सेम थिंग, ठीक है। तो वही स्टूडेंट घबरा जाता है, घबराने वाली बात नहीं है, ये थोड़ा सा टाइम लेती है लैंग्वेज, है ना। तो ये समझना पड़ता है कि स्टूडेंट सोचता है रूम का मतलब तो हम आज तक कमरा पढ़ते आए, ये स्थान कब से होने लग गया, है ना। हैंड का मतलब तो हम आज तक हाथ समझते आए, पार्ट ऑफ बॉडी, हैंड का मतलब ये घड़ी की सुई कब से होने लग गया, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम पढ़ते पढ़ते हमें समझ में आने लग जाती है, ठीक है। तो ये वेरिएशन इन इंग्लिश से घबराना नहीं है बिल्कुल भी, इस पर भी हम काम करें। अब जो लास्ट चैलेंज मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है वो है द फियर ऑफ क्विटिंग। देखिए बच्चों, मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्टेज है ये हर इंसान की लाइफ में आता ही है, मेरी लाइफ में भी कहीं ना कहीं आया होगा, नॉट ओनली अ स्टूडेंट बल्कि हर इंसान की लाइफ में आता है। और रिलेटेड टू लर्निंग इंग्लिश ही नहीं, लाइफ में कहीं ना कहीं हर इंसान इस फियर से गुजरता है। क्विटिंग, क्विटिंग मीन्स किसी चीज को छोड़ने का डर, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज को करना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा टाइम उसमें लगा देते हैं और उसके बाद हमें ऐसा महसूस होता है जब हम उसमें अपना बेस्ट नहीं दे पाते तो हमें लगता है हम इसको चीज को कहीं छोड़ ना दें, उससे दूर हटने का डर सताने लगता है, हमें इन्फीरियरिटी की फीलिंग होने लगती है कि मेरे साथ वालों ने तो इस चीज को कर लिया, मैं नहीं कर पाया, तो मुझे डर लगने लगता है कहीं ना कहीं कि मैं इसको छोड़ ना दूं। और जहां ये डर इंसान के दिमाग में आ जाता है, आपको पता है क्या होता है, जब माइंड में फियर जगह ले लेता है तो माइंड को फीडिंग कैसी मिलने लग जाती है, नेगेटिव। और जहां फीडिंग नेगेटिव मिलने लग जाती है, माहौल नेगेटिव हो जाता है, फीडिंग नेगेटिव हो गई तो रिजल्ट और आउटकम भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिविटी के साथ आप कोई भी क्रिएटिव चीज कर ही नहीं सकते, और करने की कोशिश भी करते हैं तो वो मजबूरी हो जाती है, और मजबूरी में कोई काम करते हैं इट मींस यू आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट, तो आप अपना बेहतर कभी भी नहीं दे पाएंगे उस चीज में, चाहे वो पढ़ाई हो या लाइफ में कोई भी ऐसी स्टेज हो जहां आप अपना बेहतर देना चाहते हैं, ठीक है। तो इस फियर से आपको हटना होगा, आपको डरना नहीं है इंग्लिश से, है ना। डर क्यों लगता है भाई, इस डर की वजह से स्टूडेंट क्या सोचता है कि मैं तो इससे भागूंगा, मैं एक बार, स्टूडेंट इंग्लिश पढ़ता क्यों है, पढ़ता है इसलिए कि मुझे किसी एग्जाम को फाइट करना है, बस मुझे इसमें स्कोर हासिल करना है, एक बार मुझे जॉब मिल जाए उसके बाद मैं इंग्लिश को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, देखूंगा भी नहीं। इज इट पॉसिबल? ऐसा हो ही नहीं सकता। अंग्रेजी तो आज हर कदम पर आपके साथ होनी चाहिए, इंग्लिश के बिना काम चल ही नहीं सकता। यू मस्ट बी वेरी गुड एट कम्युनिकेशन, यू मस्ट बी वेरी गुड एट योर लैंग्वेज, ठीक है ना। तो जब आप इंग्लिश के लिए ऐसा रवैया रखेंगे, उससे दूर भागेंगे, तो इंग्लिश आपसे दोस्ती कैसे करेगी बताइए, नहीं कर सकती। तो मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा इस चीज के लिए, पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपने सेशंस में इस चीज पर भी काम करें। और जब ये 4 चीजों पे आप अपना अच्छा बेहतर देने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फियर आपके माइंड से हटता जाएगा, आपकी इंग्लिश से दोस्ती होती जाएगी। देखिए होता क्या है, आप सबको मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। एक रेस होती है, उसमें 10, 15, 20, 50 घोड़े दौड़ते हैं एक साथ, है ना, लेकिन जीतता कौन है, एक ही घोड़ा जीतता है। नोटिस कीजिएगा क्या उस घोड़े में और बाकी के घोड़े जो हारे हैं या जो रनर अप्स हैं उनमें बहुत घंटों या बहुत मिनट्स का फासला होता है कि नहीं, चंद सेकंड्स के फासले से वो घोड़ा रेस को जीत जाता है और वो कुछ ही सेकंड्स उसको वो सम्मान, वो प्रतिष्ठा और वो सफलता दिला देते हैं। तो हमें भी क्या करना है, बस जहां हमें ऐसा लगता है कि मैं रुक रहा हूँ, मैं स्टॉप हो रहा हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, जहां लगता है ना कि एक पूर्ण विराम, एक फुल स्टॉप आने वाला है, वहीं ये सोचो कि मुझे फिर खड़ा होना है। एक नया सेंटेंस पे तो स्टार्ट होता है फुल स्टॉप के बाद में, उसी नए सेंटेंस की शुरुआत करनी है आपको। मतलब वहीं से आप ये मानकर चलिए अगर वो शुरुआत आपने कर दी, वहां आप स्टॉप नहीं हुए, वहां आप रुके नहीं, इट मींस आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो। और जैसे ही आप ये समझ लो कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो ना, आप सफलता के रास्ते पर निकल चुके हो। उस कंफर्ट जोन जो कि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा होता है, उसको छोड़ना पड़ेगा हमें बस, ठीक है ना। तो हम इन 5 चीजों पर आने वाले सेशंस में काम करेंगे, ठीक है। मेरा आप सबसे प्रॉमिस है कि हम बहुत ही सरल, बहुत ही आसान तरीके से अंग्रेजी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, एक इंट्रोडक्टरी सेशन मुझे आपके साथ करना था। आज पढ़ाई से रिलेटेड हम कुछ नहीं हमने किया है, नेक्स्ट सेशंस में हम देखेंगे, ये सारी चीजों से हम शुरुआत करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेरा सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जो आपको नजर आ रहा है उस पर आप क्लिक करें ताकि कोई भी वीडियो देखने से आप रह ना जाए, कोई वीडियो स्किप ना हो जाए आपसे। जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले वो आपको मिले।
और हाँ, सबसे दिली मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज आप ऐसे लोगों तक जरूर इस वीडियो को पहुंचाएं, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू, जिन लोगों को सच में ऐसे वीडियोस की जरूरत है। शायद ऐसे ही स्टूडेंट्स जिनको पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति उन्हें अलाउ नहीं करती। तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर ऐसे स्टूडेंट्स तक, ऐसे लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुंचे, और मैं सेवा भाव से जो एजुकेशन लोगों को देना चाहती हूँ उसमें मैं कहीं ना कहीं सफल हो सकूं। मुझे आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।